चलिए, अब जो भी ज्वाइन किया है ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो, वॉइस क्लियर है मेरी आप तक? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें मैंने कितने मेथड्स बताए थे साक्षी? 3 मेथड सर। साक्षी, यस सर। यस सर। संध्या, यस सर। कितने मेथड सर कल मैंने आपको? सर हम तो क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पाए, अभी भी सर वही प्रॉब्लम हो रहा है मेरे फोन में। कल मैंने आपको बताया था कि मुझे 4 बजे कॉल करना। सर फोन ऑफ हो गया था। चलिए, आज हम लोग क्लास के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो कल हम लोगों ने 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट बताया था प्रोडक्ट मेथड, सेकेंड नेशनल इनकम मेथड, एंड थर्ड वन एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, आज के यस क्लास सर। से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इन मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और हमारा और हमारा सर फर्स्ट सर फर्स्ट मेथड जो है मेथड जो है वो सर एक होगा वो क्वेश्चन है। होगा प्रोडक्ट मेथड, और इसी को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ओरिजिनली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के इस मेथड को वैल्यू एडिड मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड ही कहा जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या अदर एग्रीगेट्स का मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी फेजेस होते हैं, उन सभी फेजेस में जो रॉ मटेरियल है या जो इंटरमीडिएट कमोडिटीज है, उनमें जितने भी अमाउंट की वैल्यू को ऐड किया जाता है, हम उस एडिड वैल्यू का ही सम कर लेते हैं। इसीलिए इस मेथड को वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है। यानी प्रोडक्शन के वेरियस फेजेस पर, डिफरेंट फेजेस पर प्रोडक्ट में जो भी वैल्यू ऐड की जाती है, उस एडेड वैल्यू का सम ही किसके बराबर होता है? नेशनल इनकम के बराबर होता है, या डोमेस्टिक इनकम के इक्वल होता है। क्लियर है? यस सर। सर सर तो हर स्टेज की वैल्यू को ऐड करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ फाइनल वैल्यू को ऐड कर लेंगे वॉइस क्योंकि वॉइस मुझे नहीं आ रही मुझे है नहीं आपकी, आ रही मेरी है वॉइस आपकी, आ मेरी रही है अब वॉइस आ तक? रही है अब तक? यस सर। आप लोग आप मीटिंग में लोग रहिए, मीटिंग मैं एक बार रिज्वाइन करता हूं, शायद कोई प्रॉब्लम है। ओके सर। अभी वॉइस आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आप लोगों का वॉइस मुझे नहीं आ रहा था, इसलिए रिजाइन करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो आपको पता, खुशी, आपने कल क्वेश्चन बोला था, ये कल पूछा था मेरे से, शायद प्रोडक्ट मेथड को बुक्स में वैल्यू एडेड मेथड भी बोला गया है। तो मैंने कहा नेक्स्ट हम लोग जब भी इस मेथड को डिस्कस करेंगे तो हम वहां डिस्कस करेंगे। तो आपका डाउट क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से बता दीजिए, आपका वॉइस हमको नहीं आया था बीच में। ठीक है, देखिए, जो
प्रोडक्ट मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। इस मेथड में जब भी हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स को मेजर कर रहे होते हैं तो जो वेरियस फेजेस होते हैं, देखिए कोई भी प्रोडक्ट को, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, क्या किसी भी प्रोडक्ट को कोई एक सिंगल प्रोड्यूस करता है? नो सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पेन है, ठीक है, और ये पेन आपने जिस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है उसका नाम है सेलो, ठीक है, सेलो ने एक पेन प्रोड्यूस किया है, तो क्या सेलो ने खुद ही इस पेन को प्रोड्यूस कर लिया होगा? इससे पहले किसी भी पर्सन ने इस सेलो पेन को प्रोड्यूस करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया होगा। सर सोचिए। किया होगा। किया होगा, कैसे? जैसे देखिए पेन को प्रोड्यूस करने के लिए प्लास्टिक का अगर पेन बना है तो हमें प्लास्टिक चाहिए थी, प्लास्टिक चाहिए होगी। यस सर। निब बनानी है तो उसके लिए आपको स्टील चाहिए होगी, यस सर। स्टील चाहिए होगी। और प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, साथ ही साथ जब आपको पेन को रिफिल देना है तो उसके लिए आपको इंक चाहिए होगी। क्लियर है? यस सर। अब क्या सेलो केवल पेन प्रोड्यूस कर रहा है या प्लास्टिक, स्टील, इंक ये भी प्रोड्यूस कर रहा होगा? सर सिर्फ पेन प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी सब बाहर दूसरी जगह से पेन ले प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी जो इसके सपोर्टिंग मटेरियल हैं, प्लास्टिक, स्टील, इंक, ये एज ए रॉ मटेरियल किसी दूसरे प्रोड्यूसर से जो इनको प्रोड्यूस कर रहा है उनसे परचेज कर रहा होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, यानी कोई भी जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो मल्टीपल स्टेजेस से होकर आगे बढ़ता है, मल्टीपल फेजेस में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं बर्थडे केक की, बर्थडे में केक लाते हैं, यस सर। क्या बेकर डायरेक्ट केक प्रोड्यूस कर देता है? नो सर। कभी नहीं हो सकता। केक बनने से पहले हमको, केक बनता है मिल्क से, शुगर से, व्हीट से या अदर प्रोडक्ट से, ठीक है। यस हम मान लेते हैं कि केक को बनाया गया है ब्रेड से, ठीक है। तो केक बनाने के लिए बेकर ने क्या किया? ब्रेड परचेज किया होगा, ब्रेड तो नहीं बनाया होगा क्योंकि वो केक बनाने का काम करता है। ब्रेड एज ए रॉ मटेरियल किसी दूसरे पर्सन से खरीदता है, यस सर। ठीक है। देखिए वैसे ही अब ब्रेड जो पर्सन बना रहा होगा, जो ब्रेड बेकिंग का काम कर रहा होगा, तो उसके लिए आटा चाहिए होगा, फ्लोर, यस सर। क्योंकि ब्रेड को बनाने के लिए फ्लोर की जरूरत होगी, यस सर। ठीक है। तो ये ब्रेड बेकर जो है ये फ्लोर मेकिंग का काम नहीं कर रहा होगा, ये फ्लोर मार्केट से परचेज कर रहा होगा या किसी दूसरे पर्सन से परचेज कर रहा होगा और उसके यूज से ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या करता है? फ्लोर को मार्केट से परचेज कर रहा है या किसी सेकंड पर्सन से परचेज कर रहा है। अब फ्लोर बनाने के लिए चाहिए व्हीट, गेहूं से ही फ्लोर बनेगा, आटा गेहूं से बनेगा, यस सर। तो जो फ्लोर मिल ने फ्लोर रेडी किया है, क्या वो खुद ही व्हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा? नो सर। ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि व्हीट प्रोड्यूस करने का काम फार्मर्स का है, ना कि किसी मिल या कंपनी का है, ठीक है। यानी जो फ्लोर मिल जिसने फ्लोर रेडी किया है, ये किसी फार्मर से व्हीट प्रोड्यूस कर रहा होगा, सॉरी व्हीट परचेज कर रहा होगा।
और फाइनली ये व्हीट किसने प्रोड्यूस किया है? फार्मर ने। ओके? यस सर। तो केक बनने की प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई? फार्मर से। फार्मर ने व्हीट परचेज की, सॉरी व्हीट प्रोड्यूस किया और उस व्हीट को फ्लोर मिल को सेल कर दिया। फ्लोर मिल ने व्हीट का यूज किया, फ्लोर रेडी किया, उसने ब्रेड बेकर को सेल कर दिया। ब्रेड बेकर ने जो फ्लोर परचेज किया उसको प्रोसेस्ड किया, ठीक है, या उस फ्लोर का सॉरी यूज किया और ब्रेड प्रोड्यूस कर दिया। और ब्रेड जो प्रोड्यूस किया वो उसने केक बेकिंग वाले को बेच दिया और केक बेकर ने क्या किया? उस फ्लोर का यूज किया और केक बना दिया और फाइनली उसे कंज्यूमर को सेल कर दिया। ये मेथड समझ में आया? इतना क्या हुआ ये? यस सर। तो इसी को कहा जाता है स्टेजेस और फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। यानी व्हीट से केक बनने तक कई बीच में और इमीडिएटर्स थे और प्रोड्यूसर थे या प्रोडक्शन की और स्टेजेस थी। ठीक है? यस सर। हाँ, तो जितने प्रोड्यूसर्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के चैन में, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की चैन में जितने भी प्रोड्यूसर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन सभी प्रोड्यूसर को क्या कहा जाता है? फेजेस ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है या फिर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो देखिए इस केक के प्रोड्यूस होने में कितने फेजेस आए? फर्स्ट फेज, फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया, ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड फेज, फ्लोर मिल ने फ्लोर प्रोड्यूस किया। थर्ड फेज, ब्रेड से सॉरी फ्लोर से ब्रेड प्रोड्यूस हुआ एंड फोर्थ फेज ब्रेड से केक प्रोड्यूस हुआ। तो केक के प्रोडक्शन में, केक को बनाने में कितनी फेजेस आए हैं? 4 फेजेस आए हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये तो हुए फेजेस। अब मैं बात करता हूं वैल्यू एडिशन की। तो देखिए यहां जितने फेज होंगे प्रोडक्शन के, हर फेज में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जाएगी। वो वैल्यू एडिशन क्या होता है अभी हम बात करेंगे। पहले हम वैल्यू एडिशन मेथड को समझते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट फेज से जैसे ही सेकंड फेज में प्रोडक्शन जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन कर दिया जाएगा। ऐसे ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे ही प्रोडक्ट नेक्स्ट फेज में मूव होता जाएगा, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा, उसी को हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। और हर फेज के एवरी फेज पर जब प्रोडक्शन की या प्रोडक्ट की एडेड वैल्यू का सम कर लिया जाता है, तो जो सम हमें मिलेगा उसी को हम नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्लियर है चीज? और इसीलिए इस मेथड को वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है या फिर हम प्रोडक्ट मेथड भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें नेशनल इनकम की कैलकुलेशन प्रोडक्ट के एवरी फेज पर होने वाले वैल्यू एडिशन का सम करते हैं। तो दोनों नाम इसके करेक्ट हैं। इसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं और इसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। ओके? यस सर। हाँ, अब देखिए ये वैल्यू एडिशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। तो देखिए फार्मर जब व्हीट प्रोड्यूस करता है, हम कुछ समय के लिए ये मान लेते हैं कि जो फार्मर है ये जो व्हीट प्रोड्यूस करेगा, गेहूं जो प्रोडक्शन करेगा, इसका खुद के कंजम्पशन के लिए कुछ नहीं अपने पास रखता है, बल्कि ये सारा का सारा मार्केट में सेल करता है। ओके? यस सर। अब फार्मर ने जो व्हीट प्रोड्यूस किया, उस व्हीट को मार्केट में, उस व्हीट को मार्केट में मान लीजिए 100 रुपये में सेल कर दिया।
या जो फ्लोर मिल है, इस फ्लोर मिल ने फार्मर से 100 रुपीज का वीट परचेज कर लिया। दोनों सेम थिंग है? यस सर। हेलो, यस सर। क्लियर है ना? यस यानी हाँ, फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। ओके, अब 100 रुपीज है, इसका साफ क्लियर मीनिंग है कि फ्लोर मिल ने फार्मर से जो वीट परचेज किया वो कितने में किया होगा? 100 रुपीज में। अब ये फ्लोर मिल जो है 100 रुपीज का वीट प्रोड्यूस करता है, सॉरी वीट परचेज करता है और उसको प्रोसेस करता है और फ्लोर बना देता है। तो ये मार्केट में जो फ्लोर इसने बनाया है वो क्या 100 रुपीज पर ही सेल करेगा? नो सर। पॉसिबल नहीं है। 100 रुपीज पे कभी सेल नहीं करेगा, क्योंकि इसने जो फ्लोर रेडी किया है उस फ्लोर में 100 रुपीज का वीट ही है जो इसने परचेज किया है। और 100 रुपीज के वीट को परचेज करने के बाद इसने उसे प्रोसेस्ड किया है, यानी उसको मशीनरी में प्रोसेस किया है, मशीनरी को चलाने के लिए लेबर यूज की है, कैपिटल यूज किया है, खुद अपना रिस्क लिया है। रिस्क क्या है कि वो वीट को परचेज कर लेगा, फ्लोर बना लेगा, लेकिन मार्केट में अगर वो फ्लोर उसका सेल नहीं हुआ तो क्या होगा? उसे 100 रुपीज का लॉस हो जाएगा, यानी उसने रिस्क लिया है। ठीक है, यानी वीट को फ्लोर बनाने में कुछ उसकी कॉस्ट आई है, लेबर कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट एंड रिस्क। तो ये क्या करेगा? मान लीजिए 100 रुपीज के वीट से फ्लोर बनाने में इसने लेबर को 10 रुपीज पेमेंट किया, जो मशीन कैपिटल यूज किया उसकी वैल्यू 10 रुपीज थी, और इसने जो रिस्क लिया इसलिए कि इसका ये एक एक्सपेक्टेशन था कि हम 100 रुपीज के वीट से जब फ्लोर बनाएंगे तो कम से कम 5 रुपीज का प्रॉफिट मुझे भी होना चाहिए। तो इसकी फ्लोर प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी हो गई? 25 हो गई। यस सर। तो ये क्या करेगा? वीट की जो वैल्यू है उसमें 25 ऐड कर देगा। ठीक है, और जो ब्रेड बेकर है उसको कितने में सेल कर देगा? 125 में। क्यों? क्योंकि इसमें 25 इसकी वो वैल्यू है जो इसको प्रॉफिट चाहिए प्लस फ्लोर बनाने में जो इसकी कॉस्ट आई है, और 100 रुपीज जो ये पहले से पेमेंट कर चुका है फार्मर को, उसकी वैल्यू भी तो इस फ्लोर में ही ऐड होगी ना, इंक्लूड रहेगी फ्लोर में। तो 100 रुपीज वीट का प्लस 25 रुपीज इसकी अपनी वैल्यू, अपनी कॉस्ट, दोनों को जोड़ लेगा, सम कर लेगा, जो भी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू में ये क्या करेगा? जो ब्रेड वेक को सेल कर देगा। यानी फ्लोर मिल जो 100 रुपीज की वीट से फ्लोर रेडी किया है उसको 125 में ब्रेड बेकर को सेल कर देगा। अब ब्रेड बेकर अपना काम स्टार्ट करेगा, अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। फ्लोर में जो उसने 125 का फ्लोर परचेज किया है फ्लोर मिल से, उसको प्रोसेस्ड करेगा, मशीनरी यूज करेगा, लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और अपना प्रॉफिट। ठीक है, इन सबको ऐड करके क्या करेगा? ब्रेड प्रोड्यूस कर देगा, और जो ब्रेड प्रोड्यूस होगा उस ब्रेड को अपनी कॉस्ट प्लस जो इसका रॉ मटेरियल इसने परचेज किया, जिसे हम इंटरमीडिएट गुड भी कहते हैं। रॉ मटेरियल क्या था ब्रेड प्रोड्यूसर के लिए?
फ्लोर, जिसकी वैल्यू कितनी थी 125। तो इसका रॉ मटेरियल हो गया 125 और मान लीजिए इसकी अपनी कॉस्ट ब्रेड को बनाने की आती है 20 रुपीज, तो दोनों को ऐड कर देगा, कितना हो जाएगा 145। यानी इसने जो ब्रेड बेकर है, इसने जो ब्रेड बनाया है उसको 145 में किसको सेल कर देगा, कंज्यूमर केक बेकर को। केक बेकर अभी केक बना नहीं है, अभी केवल ब्रेड बना है। हम कहां तक गए थे, केक तक गए थे। तो अब ये इस ब्रेड को केक बेकर को 145 में सेल कर देगा। अब काम स्टार्ट किसका होगा, केक बेकर का। उसने क्या किया 145 का ब्रेड परचेज कर लिया। अब वो इस ब्रेड में अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और मशीन के हेल्प से, लेबर की हेल्प से क्या करेगा, ब्रेड को केक में चेंज कर देगा, ब्रेड से केक प्रोड्यूस कर लेगा। और ब्रेड को या ब्रेड से केक बनाने में अगर इसकी कॉस्ट मान लीजिए 15 रुपीज आती है, तो ये मार्केट में इस केक को कितने में सेल करेगा 160। हेलो, यस सर। कितने में सेल करेगा। अगर ब्रेड से केक बनाने की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज है, तो अब ये जो केक बेकर है, ये केक बेकर मार्केट में इस केक को कितने में सेल करेगा 160। 160। क्यों, क्योंकि 145 केक बेकर के लिए रॉ मटेरियल है और 15 रुपीज उसकी अपनी कॉस्ट है, दोनों को ऐड कर लेगा और ये केक बेकर कंज्यूमर को अपना केक कितने में सेल कर देगा 160 में। ओके, यस सर। इतनी ये इतना जो मैंने अभी आप तक डिस्कस किया, सभी को क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट है। नो सर। साक्षी, आरोही। नो सर। नो सर। आरोही, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। पायल। नो सर। पायल, आपका भी साउंड नहीं हो रहा है मेरे को। साक्षी। यस सर। नहीं आ रहा है आपकी भी साउंड। और कौन कौन है, नंदिनी, दुर्गेश। यस सर। दुर्गेश का वॉइस आ रहा है, खुशी का आ रहा है, नंदिनी। सर बट आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। सर अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है। साक्षी आपकी आ रही है। आरोही। सर आ रही है। आरोही, आरोही अभी आपका नहीं आ रहा है। अनम्यूट दिख रहा है लेकिन वॉइस आपका नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग सुनते रहिए, कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप मैसेज कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है देव। यस सर। हाँ ठीक है, आपकी भी वॉइस आ रही है। तो इतना जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। हाँ, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए, हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उन सभी का वैल्यू का सम कर लेते हैं और हमें डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम की वैल्यू मिल जाती है। तो देखिए यहां पर कुछ प्रोडक्ट हमारे पास दिए हुए हैं। व्हीट प्रोडक्ट है, गुड्स है, फ्लोर ये भी गुड है, ब्रेड ये भी गुड है, केक ये भी गुड है। यानी यहां कुछ गुड्स हमें दी हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू भी देखिए यहां दी है। व्हीट की वैल्यू कितनी थी 100 रुपीज, फ्लोर 125, ब्रेड 145 और केक 160। अगर इस एग्जाम्पल में हमें नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को बोला जाए तो हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू का सम कर लेंगे।
सम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का। सर सर एक क्वेश्चन है। खुशी आरोही बेटा, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, यस पता नहीं सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है। खुशी आपकी वॉइस यस सर। नहीं आ रही है, रुकिए मैं ही रिज्वाइन करता हूं, मुझे लगा कुछ इधर से प्रॉब्लम है। हेलो यस सर। आरोही, सर ठीक है। सर आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, हाँ सभी की वॉइस आ रही है। सर एक क्वेश्चन है। अब हाँ बोलिए। सर अभी आपने बोला कि सारे स्टेजेस वाले वैल्यू को हम लोग एडिशन कर रहे हैं, पर सारे का क्या करना ज़रूरी है? फाइनल का सिर्फ कर सकते हैं ना, क्योंकि फाइनल में तो पिछला सारा इंक्लूड है, क्योंकि सेकंड स्टेज पे 125 इनकम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ 25 हो रहा है, 100 तो पहले ही प्रोड्यूस हो चुका है। यस तो सर हम उसी बात पे आ रहे हैं। माइक ऑफ कीजिए। देखिए मैंने अभी तक जो बात बताई थी, मैंने बोला था कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम रिफर टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये टर्म फाइनल क्यों यूज किया गया? हम शॉर्ट में कई बार बोले हैं कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम इतनी बात को यहां पर अप्लाई करें तो हम क्या करते हैं, इन सब का सम करना होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यस सर। करना होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसमें हमने क्या लिखा है कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम रिफर्स टू द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए इस पूरे प्रोडक्शन की चेन में फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या था? केक था। बाकी ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थे। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी फाइनल गुड्स का सम कर लेते हैं। तो फाइनल गुड्स हमारा केक है, ठीक है, और इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 160 है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 160 मानी जाएगी। लेकिन अगर हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस की गई हैं सबकी मॉनेटरी वैल्यू का सम करें तो ये देखिए लगभग 530 पहुंचेगा। अगर सभी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू का सम करें तो कितना होगा? 530। हाँ क्लियर है?
530 होगा। तो अगर हम जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उन सभी की मॉनेटरी वैल्यू का सम करें तो हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्ट वैल्यू है उससे कहीं ज्यादा हमें नेशनल इनकम की वैल्यू मिलेगी, जो कि रॉन्ग होगी, गलत होगी। और गलत क्यों होगी? देखिए, फर्स्ट फेज में कितनी वैल्यू के व्हीट का प्रोडक्शन किया गया संध्या? 100। अब सेकंड फेज में जो, हाँ, सेकंड फेज आप में कुछ बोल जो रहे हैं, फ्लोर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। किसी को वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है सर। खुशी एक बार रिज्वाइन करो, नेटवर्क प्रॉब्लम है दोनों तरफ से, कभी आपका कभी हमारा। तो जिसको वॉइस ना आए एक बार वो तेजी से मीटिंग को लेफ्ट करे और जल्दी से ज्वाइन कर ले। फिर भी नहीं आएगी तो हमें बताइएगा, ठीक है? ये नेटवर्क इश्यू है, कभी आपकी वॉइस खत्म हो जाती है तो मुझे रिज्वाइन करना हो रहा है, तो ऐसे ही आप करिए, ठीक है? खुशी रिज्वाइन कर लो आप। ठीक है, तो देखिए व्हीट की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज, और जो फ्लोर प्रोड्यूस किया गया व्हीट के यूज से उसकी 125 वैल्यू थी। तो दुर्गेश आप बताइए, इस फ्लोर में जो जिसकी वैल्यू 125 है, क्या इसमें व्हीट की वैल्यू ऐड है या नहीं? ऐड है सर। ऐड है ना? और यहां ब्रेड में देखिए, जिसको मार्केट में 145 में सेल किया गया, क्या इसमें भी व्हीट ऐड है कि नहीं? यस सर, क्योंकि व्हीट का फ्लोर में ऐड है और फ्लोर का ब्रेड में ऐड है। बिल्कुल, यानी जो फ्लोर हमने फर्स्ट फेज पे प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू सेकंड फेज में भी ऐड है, थर्ड फेज में भी ऐड है और फोर्थ फेज में भी ऐड है। जब क्या इस व्हीट को 4 टाइम प्रोडक्शन किया गया? नो सर। इस व्हीट को चारों फेजेस में अलग अलग प्रोड्यूस किया गया? नो सर। नहीं, केवल फर्स्ट फेज में प्रोड्यूस किया गया, बाकी फेजेस में व्हीट की वैल्यू ट्रांसफर होती रही। ठीक है, तो हमें इस करेक्शन को करने के लिए चाहिए कि या तो हम फर्स्ट फेज पर ही गेहूं की वैल्यू को ऐड कर लें, बाकी किसी में भी जो हमारा गेहूं की वैल्यू है, व्हीट की वैल्यू है, उसको ऐड ना करें। या फिर हम जितनी भी इंटरमीडिएट कॉस्ट हैं, क्योंकि जो मैंने कहा कि व्हीट की वैल्यू फर्स्ट फेज में भी ट्रांसफर हुई है, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में और फोर्थ फेज में भी। तो ये ट्रांसफर कैसे हुई? आरोही सर फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैंने पूछा कि आप अपना माइक ऑफ रखिए। मैंने आपसे पूछा कि जो व्हीट की वैल्यू सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज में ट्रांसफर हुई है, ये कैसे हुई? कैसे मतलब सर? खरीदा तो हुआ, ट्रांसफर खरीदा ना, परचेज किया गया। यस इसका मतलब एज ए इंटरमीडिएट गुड्स, एज ए रॉ मटेरियल। जब नेक्स्ट स्टेज के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल का यूज किया गया तो प्रीवियस प्रोडक्ट की वैल्यू एज ए रॉ मटेरियल नेक्स्ट फेज के प्रोडक्शन में ऐड होती चली गई। जैसे ही फ्लोर को प्रोड्यूस करने के लिए व्हीट का यूज किया गया, तो फ्लोर के लिए रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड कौन सी है? व्हीट। और हमने जब फ्लोर बनाने के लिए व्हीट प्रोड्यूस किया, यानी व्हीट की वैल्यू ऑलरेडी फ्लोर में आ गई।
यस और सर। जब ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए हमने ब्रेड के रॉ मटेरियल यानी फ्लोर का यूज किया, तो फ्लोर में जो व्हीट की वैल्यू ऐड हुई थी एज ए रॉ मटेरियल, वो ट्रांसफर होके कहां पहुंच गई? अब ब्रेड में पहुंच गई, और सेम ब्रेड से केक में पहुंच गई। तो इस इंटरमीडिएट गुड्स को जो केवल अपनी वैल्यू को नेक्स्ट प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर रहा है, हम क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल इनकी वैल्यू आ रही है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें से हम क्या करेंगे? इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। या दूसरा हो सकता है कि हम हर फेज पर, जितने भी प्रोडक्शन के फेज हमारे हैं इस चेन में, हर प्रोडक्शन के फेज पर केवल वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर लें, केवल वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर लें, तो भी हमें एक्चुअल वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। कैसे? देखिए, व्हीट कितने का था? 100 रुपीस का। फ्लोर की मार्केट वैल्यू क्या थी? 125। ठीक है। ब्रेड की 135। केक की, केक का मैंने कितना बताया था? 160। 160। ठीक है। तो देखिए, हम वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए या वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? जो प्रोडक्ट का अपनी वैल्यू है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी हमने आउटपुट लिया उसकी वैल्यू है, उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को या इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। आपको उस प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन का जो भी मेजरमेंट होगा वो मिल जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट फेज में व्हीट प्रोड्यूस किया, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या थी? इस जो हमारा आउटपुट था व्हीट, इसकी वैल्यू कितनी है? 100। यहां दी हुई है, दी हुई है। यस सर। और फार्मर ने इस व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंटरमीडिएट कॉस्ट वेयर करी है, हम मान लेते हैं वो कुछ समय के लिए 0 है। 0 होंगी ना इंटरमीडिएट कॉस्ट, हम इस एग्जांपल में मान लेते हैं। तो फार्मर का वैल्यू एडिशन कितना होगा? 100। वैल्यू एडिशन कितना होगा? 100 100 होगा, क्योंकि हमने ये मान लिया इसकी कि व्हीट को प्रोड्यूस करने में फार्मर को कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ी। उसका बीज अपना था, उसके फर्टिलाइजर अपने थे, एज ए लेबर खुद ही उसने काम किया। ठीक है, ऐसा होता नहीं लेकिन मान लेते हैं। तो व्हीट की जो वैल्यू एडिशन होगा वो कितना होगा? 100 रुपीज होगा, यानी व्हीट का वीए हमारा कितना आया? 100। अब हम चलते हैं सेकंड फेज के वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेकंड फेज के वैल्यू एडिशन का, तो सेकंड फेज पे हमने क्या प्रोड्यूस किया? फ्लोर। यस सर। फ्लोर प्रोड्यूस किया, और इस फ्लोर की जो आउटपुट है उसकी वैल्यू कितनी है? 125। 125। क्योंकि जिस रेट पर किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है, उसी वैल्यू को क्या कहा जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है। ये प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी से। तो फ्लोर को मार्केट में कितने का सेल किया गया? 125 का, यानी फ्लोर के जो आउटपुट वैल्यू है वो कितनी होगी? 125। ठीक है, और इस 125 को
या आउटपुट को प्रोड्यूस करने की इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? 25 रुपीज। नो, इंटरमीडिएट कॉस्ट 100 रुपीज 100 है। इंटरमीडिएट, जब मैंने आपको इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स बताए थे इसी यूनिट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, तो मैंने आपको बताया था इंटरमीडिएट गुड्स और कॉस्ट आर दोज गुड्स और कॉस्ट विच इज स्पेंट और यूज एज ए रॉ मटेरियल। बताया था रॉ मटेरियल में हाँ, किसी फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम जितनी वैल्यू का रॉ मटेरियल यूज करते हैं उसी को इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं, या जिस आइटम को, जिस प्रोडक्ट को हम एज ए रॉ मटेरियल कहते हैं उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। बताया था मैंने? याद आ रहा है? हाँ जी। तो देखिए, फ्लोर की आउटपुट वैल्यू कितनी होगी? 125, और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी रॉ मटेरियल हमने कितना यूज किया? 100 रुपीज का जो हमने वीट परचेज किया, तो 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25। यानी इस गेहूं में फ्लोर मिल ने कितनी वैल्यू ऐड की? 25 की। ठीक है, समझ गए? अब हम थर्ड फेज पे, हाँ थर्ड फेज पे चलते हैं, ब्रेड पर। तो ब्रेड का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना होगा? 135 और 135 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन या कॉस्ट कितनी होगी? 125 क्योंकि ब्रेड को बनाने के लिए कितने रुपए के रॉ मटेरियल यूज किए गए? 125 के। हमने फ्लोर खरीदा था, तो 135 माइनस 125 इज इक्वल टू 10। यानी जो ब्रेड बेकर्स था इसने वीट की जो वैल्यू थी उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 10 रुपीज की, यानी प्लस 10। अब हम नेक्स्ट फेज पर चलते हैं, केक बेकर्स पर। तो केक बेकर ने जो केक मार्केट में सेल किया उसकी वैल्यू कितनी है? 160, जिसे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो कितना हुआ? 160। और केक के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 135, यानी यस माइनस 135 कितना आया? 15 आएगा, 25। ठीक है, कितना आया? 125। यानी फार्मर ने जो वीट प्रोड्यूस किया था उसमें केक बेकर ने अपनी कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 25, यानी प्लस 25। तो देखिए, हर स्टेज पर फार्मर ने 100 रुपीज का गेहूं प्रोड्यूस किया, जिसका यूज करके फ्लोर मिल ने फ्लोर बनाया, और वीट की वैल्यू में कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 25। इस फ्लोर से ब्रेड बेकर ने ब्रेड बनाया और इसने वीट की वैल्यू में कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 10 रुपीज। और ब्रेड का यूज करके केक बेकर ने केक बेकिंग की और उसने वीट की वैल्यू में और कितनी वैल्यू ऐड कर दी? 25। तो एवरी फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट में जो वैल्यू ऐड की जाती है उसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। और जब इस वैल्यू एडिशन को ही सम कर लिया जाता है तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी? 100 में सम करेंगे 25 तो 125, 25 और ऐड करेंगे 150 एंड 10 ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 160। अब आप ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट मेथड पे एवरी फेज पर जो वैल्यू ऐड की जाती है प्रोडक्ट में,
अगर आप उसका सम कर लेंगे तो वो 160 होगा। और सीधे सीधे इस एग्जाम्पल में हमारा फाइनल गुड क्या था? केक। केक। और केक की भी देखिए मॉनेटरी वैल्यू कितनी है? 160। 160। इसीलिए दोनों मेथड एक ही हैं, दोनों प्रोसेस एक ही हैं। चाहे तो आप एवरी फेज ऑफ प्रोडक्शन पर जो भी वैल्यू ऐड किया जाता है उस वैल्यू का एडिशन कर लें तो भी आपको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर आप जितनी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है, ये सब क्या हैं? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को छोड़ दें, एक्सक्लूड कर लें, केवल फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उसी की मॉनेटरी वैल्यू का सम कर लें तो भी आपको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू मिल जाती है। इसीलिए हम जब भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को डिफाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो उसमें क्लियर कट लिखा होता है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम is या refers to the sum of monetary value of final goods और सर्विसेज लिखा होता है। हेलो, यस सर। समझ गए इस चीज को? यस सर। हाँ, वैल्यू एडिशन क्या होता है ये समझ गए? यस सर। वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को लेकर किसी को कोई डाउट? नो सर। देव, खुशी, नो सर। साक्षी, यस सर। नो सर। कोई डाउट? आपने एक टैक्स का नाम सुना होगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो यही प्रोसेस था जो जब एवरी फेज ऑफ प्रोडक्शन जितनी भी वैल्यू ऐड की जाती थी उस वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स इंपोज कर दिया जाता था। इसीलिए उसका नाम था वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड मेथड। बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे था, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया गया था कि वैल्यू एडेड टैक्स। यानी जब भी कोई एक प्रोडक्ट वेरियस फेजेस पर होके आगे बढ़ेगा तो उसके हर प्रोडक्शन फेज पर जितनी भी वैल्यू ऐड की जाएगी उतनी ही वैल्यू पर टैक्स लगाया जाएगा। इसीलिए इसका नाम वैट रखा गया था, वैल्यू एडेड टैक्स रखा गया था। क्यों? अगर देखिए सब पे हम टैक्स लगाते चलें, मान लीजिए इन सभी वैल्यूज पर 10% टैक्स है तो वीट पे 10% टैक्स लगेगा? यस सर। अब हम इसके बाद 125 रुपए का 150 रुपीज का फ्लोर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस पे भी 10% टैक्स लगेगा। इसके बाद हम ब्रेड 135 के बना रहे हैं, इस पे भी 10% टैक्स लगेगा। फिर केक की सेलिंग जब की जाएगी तो उस पे भी 10% टैक्स लगेगा। तो देखिए यहां वीट पे ऑलरेडी 10% टैक्स लग चुका है, 125 में वीट की वैल्यू ऐड है, यानी यहां भी फिर से वीट की वैल्यू पर टैक्स लगेगा, यहां भी वीट की वैल्यू पर, यानी एक ही प्रोडक्ट पर 4 टाइम टैक्स लग जाएगा। कि क्या ये करेक्ट है? नो सर। प्रोडक्ट तो एक ही बार प्रोडक्ट तो एक ही बार प्रोड्यूस हुआ तो एक ही बार टैक्स होता। लेकिन अगर हम सभी गुड्स के प्रोडक्शन पे हर बार टैक्स इंपोज करते तो एक ही कमोडिटी पर जो एक बार प्रोड्यूस की गई है उस पे नंबर ऑफ टाइम टैक्स लग जाता। और जब तक वैट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब तक इसी तरह से टैक्स चलता था। इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज बहुत
कॉस्टली होते थे, बहुत महंगे हो जाते थे। और जब बैट आया तो इसमें प्रोविजन किया गया कि कोई भी प्रोडक्ट में नेक्स्ट प्रोडक्शन फेज में जितनी वैल्यू ऐड की जाएगी उसी एडेड वैल्यू पर ही टैक्स लगाया जाएगा, और इसीलिए इसका नाम रख दिया बैट। और बैट का और ज्यादा मॉडिफिकेशन किया गया तो उसका नाम क्या रख दिया गया? जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। समझ गए? ये बैट का और मॉडिफाइड वर्जन है, ये भी इसी तरह से इंपोज होता है, सेम इसी प्रोसेस से इंपोज होता है। आपने देखा होगा कि इन जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाता है, जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाता है। बताया क्या होगा आपको अकाउंटिंग में, या आगे बताया जाएगा आपको अकाउंटिंग में? यस सर। ठीक है, तो वो भी इसी मेथड पे काम करता है। और ठीक है, और जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते समय इस तरह से वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो आपको जो भी आउटपुट है, जो भी प्रोडक्ट दिया है, उसकी वैल्यू में से उसको प्रोड्यूस करने में जितने अमाउंट का या जिस कमोडिटी का यूज किया गया है उसकी वैल्यू को माइनस कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि उस आउटपुट में कितनी वैल्यू ऐड की गई है, और उसी वैल्यू एडिशन को आप सम कर लेंगे तो नेशनल इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम तक पहुंच जाएंगे। ओके? यस सर। यस सर। कोई डाउट है वैल्यू एडिशन को समझने में? नो सर। नो सर। तो अब हम अपने मेथड पे लौटें, एक्सप्लेन करें उसे, समझ सकते हैं इसे? यस सर। समझ सकते हैं इसे अब? चलिए, तो अब हम वापस आते हैं। अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट बता रहा था। अब हम लौटते हैं अपने प्रोडक्ट मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रोडक्ट मेथड को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। थ्योरी में क्वेश्चन इसका आ जाए तो कैसे इसे हम आंसर करेंगे, और अगर न्यूमेरिकल में आ जाए तो कैसे आंसर करेंगे, दोनों एक ही एक्सप्लेनेशन में आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है? हेलो? यस सर। हाँ, तो आप पहले इसमें कुछ 2-3 लाइनें लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, लिखिए। लिखिए, प्रोडक्ट मेथड also known as value added method, also known as value added method। लिखिए, या मैं लिख देता हूं, आप यहां से लिख। क्लियर विजिबिलिटी है? यस सर। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। लिखिए, प्रोडक्ट मेथड आल्सो नोन एज वैल्यू added method। okay, in this method national income ऑब्लिक डोमेस्टिक इनकम जो आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, एक्सप्लेन टू कैलकुलेटिंग या एक्सप्लेन टू द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो आप नेशनल इनकम टर्म यूज करेंगे। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन
द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम, तो टर्म आप वहां क्या यूज करेंगे, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। Yes, sir. तो वही है, इन दिस मेथड नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम measured in the terms of value added by each and every productive units oblique firm on various phases of प्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है, एकदम विजिबल है ये। सर थोड़ा सा ठीक से दिखाई हेलो, नहीं दे रहा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. ओके, आगे आप जोड़ सकते हैं, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी इकोनॉमी में जितनी भी वेरियस फेजेस पर प्रोडक्टिव फर्म्स हैं या प्रोडक्टिव यूनिट हैं, वो जितनी वैल्यू ऐड करती हैं, उस वैल्यू का सम करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. हाँ, ओके, आगे बढ़े इसमें। अब Yes, sir. आगे बढ़े। अब देखिए हमें क्या करना है कि जो वेरियस फेजेस पर फर्म या प्रोडक्टिव यूनिट वैल्यू ऐड करती हैं, हमें उसका मेजरमेंट करना है। तो अब सबसे पहले हमें क्या एक्सप्लेन करना होगा कि ये वैल्यू एडिशन कैसे मेजर किया जाता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, वैल्यू एडिशन can be measured by subtract या हम excluding लिख देंगे, by excluding the value of intermediate consumption from value of output। यानी वैल्यू एडिशन को मेजर करने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से हमें इंटरमीडिएट, ये शॉर्ट में यहां पे इंटर लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, बाहर कर देना है। यही बताया था मैंने अभी। यस सर। हाँ, तो अब देखिए जो हमने यहां पर टर्म लिखी है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यानी वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन
ऑब्लिक इंटरमीडिएट कॉस्ट। फर्स्ट इक्वेशन, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब देखिए इसको और थोड़ा मॉडिफाइड किया जा सकता है। अब हमारे साथ पहले जो हमने प्रोडक्ट मेथड की डेफिनेशन यूज की थी उसमें एक टर्म यूज हुई वैल्यू एडिशन। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि वैल्यू एडिशन क्या है या वैल्यू एडिशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जब हमने वैल्यू एडिशन को डिस्कस किया, कैलकुलेट किया, तो इसमें एक टर्म हमें मिली वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो अब हम इस वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्म को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो लिखिए आगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट refers to the value of sales, value of sales। यानी कोई फर्म या कोई प्रोड्यूसर जितनी वैल्यू की सेल्स करता है, जिस अमाउंट पे, जिस वैल्यू पे प्रोडक्ट को सेल करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। आरोही, खुशी, क्लियर है ना चीज? क्लियर है ना चीज? यस जो अभी हमने वैल्यू एडिशन को अभी यहां पर आइडेंटिफाई किया कि वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इसी को हम लिख सकते हैं वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑब्लिक कॉस्ट, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट भी इसे लिख सकते हैं। क्लियर? यानी डेटा जो गिवन होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उस डेटा में हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा हो, या हो सकता है वहां पर सेल्स लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। समझ गए? अगर सेल्स लिखा है तो इसका मतलब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा है तो दोनों टर्म सेम है, आप उसको यूज कीजिए। इंटरमीडिएट की जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू माइनस कीजिए, आपको वैल्यू एडिशन की जो भी वैल्यू होगी वो मेजर हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए हम जो वैल्यू एडिशन जो हम मेजर कर रहे होते हैं, ये कितने टाइम पीरियड के लिए होगा? अगर नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम काउंट कर रहे हैं तो Sir, 1 year के लिए, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा ना। अब मान लीजिए 2021 और 22 इस फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपीस की या 100 पेन प्रोड्यूस किए गए। 2021-22 में 100 पेन प्रोड्यूस किए गए, तो इन पेन के जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो किस फाइनेंशियल ईयर के नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी? सेम फाइनेंशियल ईयर में। Yes, sir. क्योंकि 2021-22 के ये प्रोडक्शन है, तो इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो इसी सेम फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड हो जाएगी, इसी में की जाएगी। ना तो ये अपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ऐड होंगे, ना ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐड होंगे। ये इसी फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्ट है, इसीलिए इनको इसी फाइनेंशियल ईयर में ही नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ओके,
यस सर। यस सर। Yes, sir. अब हाँ, अब देखिए, हम अगर इसको किसी दूसरे मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से, तब तो ये ठीक है, सेम फाइनेंशियल ईयर में काउंट हो जाएगा। लेकिन हम जब प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं, तो देखिए, हम वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने के लिए सेल की वैल्यू का यूज करते हैं, सेल का वैल्यू यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर, अगर हमने सेल की वैल्यू को मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो क्या ये कंपलसरी है, ये श्योरिटी कोई दे सकता है कि जितनी गुड्स 2021-22 में प्रोड्यूस की गई हैं, वो 2021-22 में ही सेल हो जाएंगी? नो सर। कोई ऐसी श्योरिटी है? मान लीजिए हमने ये 2021 में 80 पेन्स आउट ऑफ 100 सेल किए, ठीक है? कितने? 80 पेन ओनली सेल किए इस फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो हमारे पास कितने अमाउंट की सेल होगी, कितने प्रोडक्ट की सेल वैल्यू होगी? 80, क्योंकि 80 ही सेल हुए हैं। यानी जो 20 पेन हमारे अनसोल्ड हैं, ये इस सेल वैल्यू को यहां पर रखने से ये बाहर हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। यस सर। मान लीजिए ये 100 पेन 100 पेन की जो मार्केट वैल्यू है वो 1000 रुपीज है, यानी पर पेन 10 रुपीज है। तो अगर हमने 2021-22 में 80 पेन सेल किए, तो सेल की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 800 होगी, क्योंकि पर पेन प्राइस कितना है? 10 रुपीज। तो 80 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 800 सेल होगी, ठीक है? और मान लीजिए हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो 100 है, तो हम इस वैल्यूज पर अगर वैल्यू एडिशन यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, तो 800 माइनस 100 कितना आएगा? 700। यानी हमारी नेशनल इनकम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कितनी होगी? 700 होगी। जबकि यहां देखिए हमारे पेन की जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 1000 रुपीज। 1000 रुपीज है, यानी नेशनल इनकम की वैल्यू यहां कम रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्ट मेथड में एक टर्म यूज करते हैं सेल, और उस फाइनेंशियल ईयर में सारे प्रोडक्ट सेल हो जाएं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और अगर सभी प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाए, तो हमारी जो एक्चुअल नेशनल इनकम की वैल्यू होगी वो यहां रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी केवल सेल से। तो हम इस डिफरेंस को, जो यहां 20 पेन अनसोल्ड बचे हैं, इनको भी 21-22 में ही शामिल करें। तो हमें क्या करना होगा? क्या करना चाहिए कि जो 20 पेन अनसोल्ड हैं, ये वाले, इनकी वैल्यू इसी सेल में शामिल हो जाए। क्या करना होगा? सर अनसोल्ड स्टॉक जो भी बचा हुआ एंटरप्राइजेस को उनको प्लस कर लेना चाहिए। नहीं, हम उन पे नहीं करेंगे, हम एंटरप्राइजेस जो हैं, फर्म जो हैं, उन फर्म का जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको भी सेल्स में ऐड कर दें। यस सर। अनसोल्ड स्टॉक, हाँ, अगर जो प्रोडक्टिव यूनिट हैं, जो फर्म्स हैं, उनकी सेल के साथ साथ उनका अनसोल्ड, जो उस फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाया, उस अनसोल्ड स्टॉक को भी अगर सेल में ऐड करते हैं, यानी देखिए हमारा सोल्ड स्टॉक कितना था? 80, और अनसोल्ड कितना था? 20।
80 + 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 100/10 करेंगे तो फिर से हमारा जो नेशनल इनकम की वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी वो 1000 हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस फिर से सर। बता दीजिए। खुशी, फिर से बताएं। यस सर। सेलो कंपनी का ही मैंने एग्जांपल लिया था। मान लीजिए 2021-22 में सेलो 100 पेन प्रोड्यूस करती है, ठीक है? 100 पेन प्रोड्यूस करती है, जिसमें एक पेन का जो प्राइस है, यानी पर पेन जो प्राइस है वो कितना है? 10 रुपीज, ठीक है? यस सर। अब जो ये पेन प्रोड्यूसर है, ये 100 पेन को प्रोड्यूस करने के लिए 100 रुपीज का मान लीजिए रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। इन 100 पेन को जब इसने प्रोड्यूस किया तो 100 रुपीज का रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, यानी ये क्या होगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, यस सर। ठीक है? और इस 100 पेन की वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा? 100 पेन का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होगा? कितना अमाउंट में मार्केट में सेल किया जाएगा? 10 रुपीज में। 10 रुपीज पर पेन। तो 100 पेन का कितनी वैल्यू हो जाएगी? 100 × 10 = 1000 रुपीज। यानी सेलो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में 1000 रुपीज अमाउंट के पेन प्रोड्यूस किए, यानी सेलो का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना है? 1000 रुपी है, ठीक है? और इनका 100 पेन को प्रोड्यूस करने का इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज है। तो अगर हम इस फार्मूले से इस कंपनी का, इस प्रोड्यूसर का वैल्यू एडिशन काउंट करें, तो ये वैल्यू एडिशन कितना होगा? 1000, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी 100 हो गया, यानी 900। यानी सेलो कंपनी ने 2021-22 में 900 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया। और ये वैल्यू एडिशन ही क्या है? नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, कुछ भी हो सकता है जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहां तक क्लियर है सब? यस सर। यस सर। यहां तक कोई डाउट नहीं? पायल? नो सर। अब देखिए, यहां पर बात यह आती है कि इस कंपनी ने सभी पेन अपना सेल कर दिया सेम फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए हमें नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू मिल हेलो, आवाज आ रही है? यस सर।
हाँ, तो यहां तक समझ में आ गया सब? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ, तो अब देखिए यहां तो इसने कंप्लीटली अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, तो हमें इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सीधे हमने फार्मूला पुट किया, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, इन्होंने जितना सेल किया, तो सेल कितने किया 1000 का, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था 100, तो हमने 1000 माइनस 100 किया, तो 900 रुपीज हमें इसका वैल्यू एडिशन मिल गया, जो एनआई या डीआई के इक्वल होगा। यहां तक ठीक है। लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होता कि जिस फाइनेंशियल ईयर में कोई कंपनी जितनी वैल्यू का प्रोडक्शन करती है वो प्रोडक्शन उसी ईयर में सेल हो जाए। होता है कभी ऐसा? नो सर। No, कभी sir. नहीं होता, कभी नहीं होता। तो मान लीजिए हमने कहा कि केस ये बना कि सेलो कंपनी ने जो 100 पेन प्रोड्यूस किए, इसमें 20 पेन इसके अनसोल्ड थे, यानी बिक नहीं पाए सेम इसी फाइनेंशियल ईयर में, और 80 पेन इसी फाइनेंशियल ईयर में सोल्ड हो गए। ठीक है? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब देखिए, अब हम इस एग्जांपल से जब इसके 80 पेन ओनली सोल्ड हुए, 20 नहीं हुए, तो इसकी सेल वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 80 इंटू 10। कितना हुआ सेल इसका 800। ठीक है, 800, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा 100 ही रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस कंपनी का वैल्यू एडिशन काउंट करें तो सेल कितनी है 800। सेल कितनी है 800, तो 800 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा पहले से 100 दिया हुआ है, तो माइनस 100 करेंगे तो कितना बचेगा 700। यानी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्ट मेथड यूज करें तो नेशनल इनकम या वैल्यू एडिशन की इनकम कितनी आ रही है 700 आ रही है। सर 700 कैसे है? क्योंकि इसने देखिए 800 सेल किया, यस सर। 80 पेन सेल किया, एक पेन की कीमत 10 रुपीज है, तो 80 इंटू 10 इज इक्वल टू सेल कितनी आ गई 800। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कंपनी अगर 100 पेन प्रोड्यूस कर रही है तो 100 रुपीज के रॉ मटेरियल यूज कर रही है, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। यस सर। 100 रुपीज का। और हमारा वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल कितना निकल के आया हमारा 800, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 100 है। हाँ, तो 800 माइनस 100 इज इक्वल टू 700। क्लियर? और लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी थी इसकी वैल्यू एडिशन की अभी प्रीवियस एग्जांपल में 900। यस सर। 900 थी। यस। यानी अगर ऐसा केस बने कि जितना प्रोडक्ट उस फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया गया और सेम फाइनेंशियल ईयर में उतना सारा का सारा प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, तो हमें जो वैल्यू एडिशन की इमेज मिलेगी वो एक्चुअल इमेज से कम होगी। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि कंपनी ने 100 पेन प्रोड्यूस किए 2021-22 में, जबकि 2021-22 में सेल कर दिए 150। यह पॉसिबल हो सकता है। 2021-22 में जो टोटल प्रोडक्शन किया इस कंपनी ने 100 पेन का किया, लेकिन सेल कितना कर दिया 150, 150 सेल कर दिए। प्रोड्यूस केवल कितने किए थे
100। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नो सर। क्यों नहीं होता भाई? हर कंपनी, हर प्रोड्यूसर अपने पास अपने प्रोडक्ट का एक स्टॉक रखता है, रखता है। यस सर। तो सर वो पिछले ईयर में ऐड होगा ना उसका वैल्यू? वो हाँ ऐड होगा, लेकिन सेल तो कर सकता है। यस सेल तो कर सकता है ना। यस। हाँ, तो उस केस में क्या करेंगे हम वो भी बताएंगे। लेकिन यहां देखिए, अनसोल्ड रह जाने के वजह से जो हमारे वैल्यू एडिशन की इमेज आई वो लेस देन एक्चुअल आई है। क्लियर? यस यस और अगर एक्सेस सेल्ड का सोल्व कर दे, यानी 100 प्रोड्यूस किए 110 सेल कर दे, तो देखिए इसकी 110 सेल करेगा तो कितना सेल हो जाएगा इसका? इंटू 10 यानी 1100। अगर एक्सेस सेल कर देता है, जितना प्रोड्यूस करता है उससे ज्यादा सेल कर देता है, यानी प्रोड्यूस किए 100, सेल कर दिए सेम फाइनेंशियल ईयर में 110, तो सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1100 होगी। यस सर। और अगर हम 1100 सेल होने पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इसका वैल्यू एडिशन निकालें, तो देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो इस फाइनेंशियल ईयर के सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगी? सेल। ठीक है, ये देखिए, तो 1100 माइनस 100 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। यानी वैल्यू एडिशन कितना हमें दिखेगा? 1000, जबकि वैल्यू एडिशन हुआ कितना है? 900 का। तो देखिए एक्सेस सेल में हमारा जो वैल्यू एडिशन है वो एक्चुअल से ग्रेटर है, और जबकि अनसोल्ड के केस में हमारा जो एक्चुअल इमेज वैल्यू एडिशन की आती है वो लेस देन एक्चुअल इमेज है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जब हम एक्सेस सेल कर रहे हैं तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का स्टॉक चेंज कर रहे हैं। पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास मान लीजिए 100 पेन का स्टॉक था और यहां उसने 110 बेच दिए, तो इसका मतलब उसके पास जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का स्टॉक था उसमें से इसने 10 पेन को सेल कर दिया। 10 पेन को सेल कर दिया, यानी अपने स्टॉक के लेवल को चेंज कर दिया। जबकि ये जो स्टॉक था ये प्रीवियस ईयर का था, करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं था। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी फर्म या कोई कंपनी अपने प्रीवियस स्टॉक की सेल करंट फाइनेंशियल ईयर में करती है, तो उस प्रीवियस स्टॉक की सेल को हम उसके टोटल सेल में से माइनस कर देते हैं। और जब भी केस अनसोल्ड का आता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट सेल नहीं हो पाता, कुछ कमोडिटीज, कुछ प्रोडक्ट अनसोल्ड रह जाते हैं, तो हम उन अनसोल्ड प्रोडक्ट की वैल्यू को उसकी करंट सेल में ऐड कर देते हैं। इकोनॉमिक्स की टर्म में इसको चेंज इन स्टॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक माइनस भी हो सकता है। माइनस हो रहा है मतलब हम प्रीवियस ईयर का स्टॉक सेल कर रहे हैं। जैसे यहां प्रीवियस ईयर का स्टॉक कितना था? 100, और अब कितना बचा? 90। देखो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। यस सर। और यहां देखिए प्रीवियस ईयर का स्टॉक हमारे पास 100 था, करंट फाइनेंशियल ईयर में 20 अनसोल्ड रह गए, तो ये भी कहां चले जाएंगे? स्टॉक में चले जाएंगे। और हमारा करंट स्टॉक कितना होगा? 120। करंट स्टॉक कितना होगा? 120, क्योंकि 100 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का और 20 करंट फाइनेंशियल ईयर का, इसलिए हमारा टोटल स्टॉक कितना होगा? 120। यानी दोनों ही केसेस में, जब हमारा अनसोल्ड प्रोडक्ट बच जाए उस केस में भी, और जब हम एक्सेस सेल कर रहे हो उस केस में भी, दोनों केसेस में
स्टॉक चेंज होता है। और जब हम इस चेंज स्टॉक को सेल के साथ एडजस्ट कर देते हैं, सेल के साथ एडजस्ट कर देते हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट की या करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू यानी 900 ही मिलेगी, चाहे वो एक्सेस का केस हो चाहे अनसोल्ड का केस हो। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, यानी हम इसी फार्मूले में जो अभी हमने यहां पर ड्राइव किया है, इसी फार्मूले में हम एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर जब सेल हमें कैलकुलेट करनी होती है तो हम सेल्स के साथ एक टर्म यूज कर देते हैं, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, यानी हम इसी को लिख सकते हैं, और वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ध्यान रखना यहां पर प्लस ही होगा। अब चेंज इन स्टॉक माइनस होगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेल में से माइनस हो जाएगा, और अगर चेंज प्लस में है तो प्लस प्लस होकर सेल के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, जब ये केस हो जाए, जब प्रोड्यूसर का स्टॉक में चेंज आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, वो जो चेंज हो रहा है स्टॉक में प्लस हो या माइनस हो, सेल में ऐड करेंगे। तो इसी फार्मूले को, जो इक्वेशन हमने यहां ड्राइव की है, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसी को और थोड़ा हम ओपन कर सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ गए? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी फॉर्मेट में न्यूमेरिकल होंगे, इसी फॉर्मेट में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। ओके? यस सर। और अभी जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं वो किसी एक फर्म के लिए है। यहां हम लिख सकते हैं वैल्यू एडिशन ऑफ ए, यानी कोई एक ए फर्म है, उसका हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस फार्मूले से एक फर्म का वैल्यू एडिशन कैलकुलेट किया जा सकता है, तो दूसरी भी फर्म का, तीसरी भी फर्म का, और एन फर्म का हम वैल्यू एडिशन यहां कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फार्मूले से। क्लियर है ये चीज? ये तो जानते होंगे, सिंपल है। जैसे ए बी सी, किसी इकोनॉमी में 3 प्रोड्यूसर हैं, तो हम वैल्यू एडिशन ऑफ ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसी फार्मूले से बी का भी वैल्यू एडिशन कैलकुलेट हो जाएगा, सी का भी वैल्यू एडिशन कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो अलग अलग सेपरेट नहीं बता रहा हूं, अभी मैं केवल एक का बता रहा हूं, लास्ट में कंक्लूजन देंगे चल के हम। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. हाँ, अब देखिए, जब हमने वैल्यू एडिशन को आइडेंटिफाई किया तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिला, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को एक्सप्लेन किया तो हमें एक कॉन्सेप्ट मिला सेल्स का, और जब हमने सेल्स को आइडेंटिफाई किया तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिला, चेंज इन स्टॉक का। यानी हम इसे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको और थोड़ा जानते हैं ये कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो एक दो लाइन यहां पर फिर से लिखिए, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक refers to the difference of closing stock closing stock and ओपनिंग स्टॉक, यानी किसी कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है और उसका जो ओपनिंग स्टॉक होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक कहते हैं। ये आपको अकाउंट और बीएसटी दोनों में पढ़ाया गया होगा कि व्हाट इज स्टॉक
एंड व्हाट इज चेंज इन स्टॉक, बताया गया है। सर सिर्फ स्टॉक बताया गया है। अच्छा, चेंज इन स्टॉक अभी नहीं बताया गया। नो सर। हाँ, तो अब ये तो बताया गया होगा कि स्टॉक दो टाइप्स का होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, दूसरा ओपनिंग स्टॉक होता है। यस सर। यस सर। ओपनिंग स्टॉक हम उस स्टॉक को कहते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग के फर्स्ट डे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और जो स्टॉक की वैल्यू फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे होती है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ये तो पता होगा। यस सर। ओके, खुशी, पायल, यस सर। हाँ ठीक है। तो मैं यहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक बताने नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको ये पता है। बस जो नया कॉन्सेप्ट चेंज इन स्टॉक का था उसको मैंने बताया कि व्हाट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक refers to the difference between closing stock minus opening stock। ठीक है, यानी अगर हम इसको भी एक वैल्यू दें, चेंज इन स्टॉक को भी मैथमेटिकल टर्म में हम एक्सप्रेस करें तो क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ध्यान रखना इस चीज को कि चेंज इन स्टॉक क्या है। और इससे पहले हमें जो इक्वेशन मिली थी वो हमारी थी वैल्यू एडिशन, VA लिख रहा हूं मैं अब, इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही मिली थी ना इससे पहले इक्वेशन हमारी। यस सर। अब देखिए इसी में हम चेंज इन स्टॉक की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, और वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को हमने क्या बताया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ब्रैकेट में आप लिखिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला आपका ये हुआ। किसी भी फर्म के, किसी भी प्रोडक्शन के, प्रोड्यूसर यूनिट के अगर आपको वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है तो आप उसका वैल्यू एडिशन इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूले से सभी हैं, देखिए मैं और लिखता चला आ रहा हूं, सब में और लिखता चला आ रहा हूं, लेकिन फाइनल जो मैक्सिमम एक्सपेंडेड फॉर्मूला हो सकता है वो लास्ट है। इसी फार्मूले से आप किसी भी फर्म का वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू दी है उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसको 0 मान लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यस सर। Yes, sir. क्लियर है। यस सर। Yes, sir. मैं आज कुछ न्यूमेरिकल भेजूंगा, सॉल्व करने होंगे आपको, नहीं होंगे तो कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। तो आप एक फर्म का वैल्यू एडिशन सीख गए कैसे करते हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब देखिए किसी इकोनॉमी में क्या कोई एक फर्म होती है, आपको किसी कंट्री की अगर कंट्री का वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करना है तो एक फर्म होगी क्या उसमें, नो नो सर। सर। No, sir. नंबर ऑफ फर्म होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स होंगी। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी इकोनॉमी में ए बी सी डी डॉट 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 एन फॉर्म्स हैं, एन। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और वैल्यू एडिशन ऑफ ए कैलकुलेट कर देंगे, कर लेंगे। यस सर। फिर
इसी फार्मूले से वैल्यू एडिशन ऑफ बी कैलकुलेट कर देंगे, बी का वैल्यू एडिशन निकाल लेंगे। इसी फार्मूले से सी का वैल्यू एडिशन यानी वैल्यू एडिशन ऑफ सी कैलकुलेट कर देंगे और डी फर्म का वैल्यू एडिशन ऑफ डी कैलकुलेट कर देंगे, डॉट डॉट रहेगा। और अगर एन फर्म्स हैं तो वैल्यू एडिशन ऑफ एन कर लेंगे, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से हम सभी इंडिविजुअल फॉर्म्स का वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर लेंगे। और जब सभी फर्मों का इंडिविजुअल वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहा जाता है। क्लियर है? Yes, sir. हेलो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन यस सर। शॉर्ट में जी बी ए, जीबीए कहा जाता है। और ये जीबीए जो निकल के आता है, यही अगर हम कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स करें तो जीबीए जो होता है एग्रीगेट्स में हमारा जो जीडीपी एमपी है उसके बराबर होता है। समझ गए? यस सर। सर हाँ, यानी आप किसी फर्म या आप किसी कंट्री या किसी इकोनॉमी में जब सभी फर्मों के द्वारा किए गए वैल्यू एडिशन को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहलाता है। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन की जो वैल्यू होती है वो जीडीपी एमपी के बराबर होती है। ठीक है? यस सर। यानी इस फार्मूले के बाद अब 2 लाइन और लिखेंगे तभी हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। बाई यूजिंग जो मैंने लास्ट फार्मूला लिखवाया उसके नीचे लिखना, बाई यूजिंग above फॉर्मूला वैल्यू एडिशन, बी ए लिख रहा हूं मैं, आप वैल्यू एडिशन ऑफ ईच फॉर्म कैन बी calculated as we know that number of forms are present in the economy, so we get sum of value addition of all forms and this sum of value addition is known as GBA. Clear? If n forms are present in the economy, then we can find the value of GBA as follows.
एज फॉलोज। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. ओके। Yes, sir. एज फॉलोज, ऊपर से मैं साफ कर रहा हूं। फॉलोज के नीचे लिखिए जी बी ए, एन यहां लिख देना, एन, एन मीन्स एन फॉर्म्स, इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन ऑफ प्लस वैल्यू एडिशन ऑफ बी प्लस वैल्यू एडिशन ऑफ सी प्लस वैल्यू एडिशन ऑफ डी प्लस डॉट 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 प्लस वैल्यू एडिशन ऑफ एन। ये हमारा जीवीए कैलकुलेट हो जाएगा, यानी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। हम आगे लिख सकते हैं जीवीए आल्सो known as GDP at market price, so we can say that GVA of N is equal to GDP MP is equal to value addition A, value addition V plus value addition C plus dot 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 value addition N। ये हमारा GDP MP कैलकुलेट होने का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? Yes, sir. देख लीजिए, नोट हो गया? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जितना भी मैंने अभी तक आपको फार्मूले बताए हैं, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वैल्यू ऑफ आउटपुट हो, चाहे इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो, चाहे चेंज इन स्टॉक हो, इसी तरह का इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल में दिया रहता है। आप इन्हीं फार्मूले से पहले आप जितनी भी फॉर्म्स या जितने भी सेक्टर्स दिए हैं उनका इंडिविजुअल वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कीजिए, और जब उस वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करके उन सभी सेक्टर्स या फर्म की वैल्यू एडिशन को जब सम कर लेंगे तो आपको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। ठीक है? Yes, sir. यानी हम जब प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस केस में हम जो वैल्यू एडिशन का एडिशन करेंगे वो जीडीपी एमपी के बराबर होगा। और न्यूमेरिकल में कहा गया है कि फाइंड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को फाइंड करने को बोला है। तो आप जब ये फॉर्मूले यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। Yes, sir. जीडीपी एमपी मिलेगा। Yes, sir. और आपको चाहिए क्या? नेशनल इनकम। इसका मतलब ये कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करने की बात कर रहा है आरोही? NNP at FC। यस, एनएनपी एफसी की बात कर रहा है, और आपको इस मेथड से जीडीपी एमपी मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको जीडीपी एमपी से एनएनपी एमपी पर, एनएनपी एफसी पर जाना है, यानी कैलकुलेट आपको क्या करना है? एनएफसी। अब देखिए यहां पर काम आएगा कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट जो मैंने आपको बताया। तो एनएनपी एफसी फाइंड करना है, जबकि आप ये मेथड यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जीडीपी एमपी मिल जाएगा। अब कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट कीजिए तो देखिए यहां ग्रॉस है, आपके पास जो वैल्यू है उसको क्या है? ग्रॉस है, जबकि आपको जाना है नेट पर। पायल क्या करेंगे? Minus depreciation. यस, माइनस डेप्रीशिएशन। और ये डेप्रीशिएशन की वैल्यू कहां से आएगी? ये आपको जो न्यूमेरिकल दिया होगा सेल्स, जिसमें सेल्स की वैल्यू दी होगी
इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू दी होगी, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दी होगी, उसी में डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी दी हुई होगी। आप बस कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स को याद रखिए, फार्मूला लिखिए, और जो फार्मूले में वैल्यूज होंगी डायरेक्टली या हिडन फॉर्म में आपके न्यूमेरिकल डेटा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसमें होंगी, आप वहीं से उनको यहां पुट करिए और क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन कर दिया। दूसरा यहां देखिए डोमेस्टिक वैल्यू है, जाना हमें नेशनल पे है, ठीक है, तो खुशी क्या करेंगे हम लोग? सर NFIA ऐड करेंगे। यस, यानी प्लस NFIA ऐड करेंगे और NFIA की वैल्यू हिडन या डायरेक्ट फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल डाटा में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां देखिए पीपी कॉमन है, यानी कोई चेंज नहीं होगा, या मार्केट प्राइस पर दी है वैल्यू, आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, आरओई क्या करेंगे? NIT माइनस कर देंगे, NIT माइनस कर देंगे, और इस NIT की वैल्यू भी डायरेक्टली या हिडन फॉर्म में आपके न्यूमेरिकल डेटा में प्रोवाइड की जाएगी। अब वहां से यहां ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस कर सकते हैं अब न्यूमेरिकल? यस सर। हाँ, तो आपको केवल प्रोडक्ट मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से केवल जीडीपी एमपी को फाइंड करके नहीं रुक जाना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करने को दिया है। आप जब प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन कंप्लीट कर देंगे जो मैंने बताई है, तो उस कैलकुलेशन से आपको सिर्फ और सिर्फ जीडीपी एमपी की वैल्यू मिलेगी। अगर जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने को बोला है क्वेश्चन में, तो आप यहीं पर रुक जाइए, यही आपका आंसर होगा। अगर कोई दूसरा एग्रीगेट कैलकुलेट करने को बोला है तो आपको प्रोसेस को और आगे बढ़ाना है और उसमें यूज करना है कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स का कॉन्सेप्ट। ओके? ओके सर। सभी को क्लियर है? आरोही, खुशी, Yes, पायल एंड अदर टू? यस सर। दुर्गेश, यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। कर सकते हैं आसानी से? यस सर। यस यस, तो बस हाँ, तो आपको बस यही ध्यान रखना है। अब देखिए इसको वो थ्योरी में भी पूछ सकता है, लिख देगा एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो जो मैंने अभी तक लिखाया है फार्मूले के साथ, आप वही लिख दीजिए उसमें, ठीक है? यस सर। और अगर शॉर्ट में लिखने को आए तो क्या करेंगे? जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखाया था, याद है? यस सर। हाँ, इट इज नोन एज वैल्यू एडिशन मेथड आल्सो, एंड दिस मेथड मेजर टू नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इन द टर्म्स ऑफ सम ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ वेरियस फेजेस। जो बताया था वो पैराग्राफ लिखना, और सबसे लास्ट की जो मैंने इक्वेशन दी है ये वाली, उसमें लिख देना। ये 1 नंबर के लिए भी क्वेश्चन यही हो जाएगा। तो 4 मार्क्स के लिए आएगा तो कंप्लीट लिखेंगे, 3 मार्क्स में आएगा तो इसे थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, और 1 मार्क में आया तो केवल डेफिनेशन और लास्ट वाली इक्वेशन लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। ओके? ओके सर। अब होमवर्क सुनिए। पहला होमवर्क, मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल क्लास वर्क में असाइनमेंट बना दूंगा, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। सॉल्व होते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा, इस जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया इसका मैं नोट्स नहीं भेज रहा हूं, इसका नोट्स मैं बाद में भेजूंगा। अब पहले आपको इसका नोट्स बना के आज ही क्लास वर्क में अपलोड करना है और सभी को अपलोड करना है, ठीक है? ओके ओके सर। ओके, क्लास अब आप लीव कर सकते हैं, बहुत लंबी क्लास आज हो गई है। बाकी दोनों मेथडों में इतनी लंबी क्लास नहीं चलेगी, ठीक है? ओके सर। लेफ्ट कर जाइए। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके।